नमस्कार, मैं महेश अटाले मलखाम कट्टा पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ बहुत अलग अनोखी चीज़ इस नवीन वर्ष के शुरुआत में लेके आए हैं। आपको सभी को पता है कि मलखाम कट्टा अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वार्तालाप करके आपके सामने पेश करता है। लेकिन इस वक्त हमने क्या किया है, जो मलखाम के आद्य गुरु बाळंबट दादाजी देवधर है, उनका जो जन्म स्थान है निफाड तालुका के कोठुरे गांव में। निफाड तालुका ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। उस कोठुरे गांव का हम लोग आपको परिचय कर देना चाहते हैं इसी फिल्म से। तो आइए चले बाळंबट दादाजी के जन्म गांव में। इस निफाड तालुके का जिक्र व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 जो 1936 के दशक में बनाया गया था, उसमें इसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र आता है। और हम लोग वहाँ पे अगर जाएंगे तो आज भी उस गांव में उन गांव की जो परंपरा है नागपंचमी, वो नागपंचमी के उत्सव में पिछले 200-250 साल में ये मलखाम का प्रदर्शन प्रतिवर्ष हो जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। बैलगाड़ी के ऊपर मलखाम रख के वो मलखाम का प्रदर्शन किया जाता है। तो कोठुरे गांव ने इस मलखाम को आज भी वहाँ पे अपने ही एक ढंग से जीवित रखा है। मलखाम के आद्य गुरु श्री बाळंबट दादाजी देवधर, इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड तालुका में स्थित कोठुरे गांव में हुआ था। इस कोठुरे गांव का आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। इस कोठुरे गांव में मलखाम कहाँ पे हुआ था, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये कोठुरे गांव निफाड तालुका से लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर है। और इस कोठुरे गांव में आज आपको छोटे घरों के साथ कुछ बड़ी इमारतें भी दिख रही है। ऐसे कोठुरे गांव का आज हम लोग परिचय करेंगे। इस कोठुरे गांव के अंदर जाके हम लोग इनके साथ बातचीत भी करेंगे। कोठुरे गांव की शुरुआत होती है ये चौराहे से, जहाँ पे 3-4 रास्ते मिल रहे हैं। ये चौराहा जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इस चौराहे में कई सारी पंचायतें और उनका निर्णय यहाँ पे हुआ था। ऐसे कोठुरे गांव का प्रमुख केंद्र ये हम लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं। कोठुरे गांव के पहले हमें दर्शन होते हैं इस सावरकर विद्यालय से, जो लगभग 50 साल पुराना विद्यालय है। और अभी आप देख रहे हैं इस विद्यालय के आजू बाजू में जो ज़मीन आपको दिख रही है, वो लगभग 150-200 साल से वैसी ही है। इस ज़मीन पे भी बाळंबट दादा देवधर जी के पैर कहीं लगे होंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे कुछ खेल खेला होगा। ऐसी है पवित्र ज़मीन के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। अभी अपने सामने जो दिख रहा है वो कोठुरे गांव की ग्राम देवता जगदम्बा माता, इसका ये मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये कोठुरे गांव की स्थापना हुई थी तो इस ग्राम देवता की मूर्ति वहाँ पे ही थी और इसकी पूजा करके ही पेशवा ने जिन बर्वे घरानों को ये कोठुरे गांव दिया था, उन्होंने इस कोठुरे गांव का व्यवस्थापन इसी मंदिर से शुरुआत उन्होंने की थी। ये ग्राम देवता की मूर्ति हम लोग सब देख रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इस कोठुरे गांव का और एक मंदिर, शनैश्वर मंदिर। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 250-300 साल पुराना मंदिर। कोठुरे गांव के निर्माण के वक्त ही इसकी स्थापना हुई थी। जो कोठुरे गांव का रक्षण करता शनैश्वर मंदिर। कोठुरे गांव का निर्माण बर्वे घराने ने किया था, जो पेशवा के काल के थे। लगभग 200-250 साल पहले इस कोठुरे गांव का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे पुराने मकान अपने को देखने मिलते हैं। जैसे हम लोग ये मकान देख रहे हैं, ये वाड़ा जो है वो लगभग 200-250 साल पुराना वाड़ा है। बाळंबट दादाजी देवधर के जन्म के पहले का ये वाड़ा है। आज इसमें कोई रहता नहीं है, पर यही वास्तु है हम लोग जो देख रहे हैं, जिसमें शायद बाळंबट दादाजी देवधर के पैर लगे होंगे। उन्होंने यहाँ पे खेला होगा, यहाँ पे अपना बालपन उन्होंने व्यतीत किया है।
ऐसा ये एक 200-250 साल पुराना वाड़ा है। बाळांभट्ट दादा देवधर जिनके सहायता से वहाँ पे रहे थे, वो बरवे, उनका ये वाड़ा हम लोग देख रहे हैं। वो भी लगभग 250 साल पुराना है। बरवे ये पेशवा के सरदार थे जिनके सहायता से बाळांभट्ट दादा देवधर वहाँ पे रहते थे। यही बरवे वाड़ा के अंदर हम लोग जो भी प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते वक्त ये बरवे वाड़ा का मूल प्रवेश द्वार, जो 1930 के दशक में वापस इसको रीडेवलप किया गया था, नए से बांधा गया था। ये बरवे वाड़ा का आज का प्रवेश द्वार, आज हम लोग अगर कोठुरे गांव में जाएंगे तो हमें ये प्रवेश द्वार बरवे वाड़ा का देखने मिलता है। जो गांव की शुरुआत या उस स्थान की शुरुआत ये बरवे वाड़ा से होती है। ये बरवे वाड़ा का हम लोग प्रवेश द्वार देख रहे हैं। अभी अपने को ये शुभम आहेर जो कोठुरे गांव का मलखाम खिलाड़ी है, वो हम सबको बरवे वाड़ा के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला है और इन बरवे खानदान के स्थित जो पुरुष वर्ग है, आज उनकी इंट्रोडक्शन या उनकी थोड़ी छोटी सी मुलाकात ये शुभम अपने साथ करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं शुभम आहेर। नमस्ते, मैं शुभम आहेर, मैं कोटरू से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी मल्लखाम के आद्य गुरु बाळांभट्ट दादा देवधर जी के गांव में हूँ। अब हम बाळांभट्ट दादा जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मैं अभी बरवे वाड़ा के सामने खड़ा हूँ। अब हम उधर रहने वाले माधव काका बरवे, उनसे बात करेंगे। हम बाळांभट्ट दादा देवधर जी के जन्म स्थान पे, अब हम बरवे वाड़ा इधर आए। हम माधव काका जी से थोड़ा प्रश्न करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती क्या देखेंगे। चलो माधव जी से बात करते हैं। माधव जी, आप बताओ कि बाळांभट्ट दादा की फैमिली इधर कब आई थी और उनके बारे में कुछ बताओ। ये गांव बालाजी, ये गांव मल्हार दादाजी बर्वे उन्होंने बसाया। मल्हार दादाजी बर्वे यानी बाजीराव पेशवा के मामा। तो ये गांव जो है ये निज़ाम के इसमें एरिया में था। तो उन्होंने ये गांव परचेस किया और पहला सब तोड़ के नया वसाया और वो सब मुस्लिम बस्ती थी, वो दूसरे जगह चली गई। तो यहाँ 70 कोकण में दारिद्र्य बहुत था, इसलिए 70 फैमिलीज कोकण से लाया। उनमें से एक देवधर फैमिली, वो देवधर फैमिली को उन्होंने वो बाळांभट्ट दादा के जो पिताजी वो वहाँ पुजारी थे। बाळांभट्ट दादा को तालीम का बहुत शौक था और वो कुश्ती अच्छे तरह से खेलते थे। और तिपसांग को योग आदि गावाची माहिती। हाँ, उन्होंने योग गुलाब और आदि वो पुणे में जब वो पहलवान आए थे पेशवे के यहाँ, उनको उन्होंने एक को एकदम बेसुध किया, दूसरा और वो फिर भाग गए। आप गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, ये गांव तो मैंने पहले बताया कि ये मल्हार दादाजी बर्वे ने बसाया है। यहाँ गोदावरी दक्षिण वाहिनी है और यहाँ मारिच राक्षस को बाण तीर चलाया और यहाँ से मारा बाण। इसलिए उनको खेती का और पेड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने ये गांव मुसलमानों से, निजाम स्टेट से वो परचेस किया और बाद में पेशवाई में वो जहांगीर किया। और ये गोदावरी नदी के किनारे पे बसा है। आप इस कोकण से वो 70 फैमिली जो लाया, उनको बहुतों को खेती दी, किसको वो सब मंदिर थे, वो सब मंदिर के पुजारी बनाए, उनको ज़मीन भी दी और वो वहाँ जो कुछ आता था मंदिर के वो लोग रखते थे, वो भी उन्हें मिलता था कि सबको उन्होंने पुनर्वसन किया। ओके। और इस वाड़े को हम बारादारी बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? हाँ, वाड़े के बारे में आप कुछ बताओ। जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसे बहुत बड़ा कोट था बाजू में,
और बीच में ये इमारत थी। तो इसको बाहर जाने के लिए 12 द्वार थे, इसलिए उसे 12 द्वारी कहते हैं। ओके, अब हम आपके पर्सनल विषय में जाएंगे। तो हम पूछना चाहेंगे कि आप बचपन में मलखम करते थे क्या? हाँ, बहुत अच्छा करता था मैं, और मुझे बहुत शौक था मलखम का। हम हमेशा रोज़ उसमें कसरत करते थे, और वहाँ लोग महोत्सव भरते थे, तालुका में महोत्सव थे वो, वहाँ मुझे हमेशा पहला प्राइज मिलता था। ओके, थैंक यू काका। काका जी, ये जो मलखम है ये कितने साल पुराना है? ये कम से कम 200 बरस पुराना होगा, क्योंकि जब बालमभट्ट दादा यहाँ आए और उन्होंने एक मलखम बनाया और पुणे में जाके वो दोनों को हराया, वो गुलाब और अली को, और जब वापस आए तो बहुत लोगों को उन्होंने ये मलखम जो है सिखाया। तो बहुत करके कम से कम 8-10 मलखम गांव में थे, और सब लोग को वो उन्होंने सिखाया मलखम करने को। तो ये मेरे को अच्छी तरह से उसमें कसरत आती थी, और ये सब मलखम पहले हमारे पिताजी ने सिखाया, और बाद में मैंने और दूसरे लोग जो कहते थे वो सब कसरत मैं करता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था मलखम करने में। और इसके बारे में, खेल के बारे में बहुत महोत्सव होते थे, वहाँ मुझे हमेशा पहला प्राइज मिलता था। ओके, और इधर नागपंचमी होती है, नागपंचमी जो रैली निकलती है, जब से यहाँ मल्ला बालमभट्ट दादा ने मलखम बनाए और वो होने लगा, तो उसके हर नागपंचमी को उसमें वो शोभा यात्रा निकलती है, और सब जो मलखम करते हैं वो सब मलखम करते, गाड़ी पे वो मलखम फिट करते हैं, और बाद में वो सब गांव में पहले 2 निकलते थे, अब 1 है, लेकिन एक भी नागपंचमी में सुनी गई नहीं कि जब इसकी गाड़ी नहीं निकली ऐसा। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे हमेशा तैयार होते हैं। ओके, थैंक यू काका। हाँ। अब हम बड़ी फैमिली से थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले काका से बोलेंगे। काका, आप गांव के बारे में कुछ बताओ। गांव के बारे में क्या बताऊँ, जो है वो अच्छा है, वो मंदिर में तो बहुत अच्छा है। ओके, आपने बचपन में मलखम किया था? किया था। और आपको किसने सिखाया था मलखम? अपने नाना बरवे सिखाया था। मलखम के कुछ प्रकार बताओ, आपको मालूम होंगे तो, तब आप करते थे तब के। त्याच्यापैकी तू चांगले हे करता है। ओके, अब हम काकू से बात करेंगे। काकू, आप शादी करके इधर आए, तो हमारा कोठरे गाव कैसा लगा आपको? मराठी चांगलं हो, चालेल, मराठी. कोठूर गाव खूप चांगलं वाटलं. खेड असलं तरी सगळी माणसं वगैरे चांगली. ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा था कोठर गांव से? चांगले. ओके, अब हम हमारे माधव काका जी से बात करेंगे फिर से। चलो, आप अब बर्वे फैमिली के बारे में कुछ बताओ। बर्वे फैमिली के बारे में कुछ, बर्वे बल्लार दादाजी बर्वे यानी गांव वसाया, और यहाँ 3 वाड़े खड़े किए उन्होंने, और वो उधर बाद में वो जागीरदार थे गांव में। अब सब बर्वे यहाँ के जो है वो 3 वाड़े पे रहते थे, लेकिन एक वाड़े के सब बाहर गांव गए, दूसरे गांव के यहाँ के भी बहुत कोई पुणे गए, कोई मुंबई, कोई प्रदेश, ऐसे सब यहाँ से जाते रहे। और अब यहाँ जो रहते हैं वो सब खेती करते हैं। खेती सब बहुत खेती थी पहली, अब लेकिन है फैमिली, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई और दूसरा ये करता है। और एक वैशिष्ट्य ऐसे है कि ये सब यहाँ हमारे बाराद्वारी के सब बॉन्ड ड्राइवर है। उनको ड्राइवर सीखना नहीं पड़ता, वो बचपन से ही सब ड्राइविंग करते हैं। और
पहले हमारे हम जब तरुण थे तब हमारे उम्र के सब मलखाम करते थे, लेकिन वो पूरे अगली पीढ़ी जो है हाँ। वो यहाँ कोई रहता ही नहीं, कोई बाहर जाते हैं, कोई सीखने के जाते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से कोई मलखाम नहीं करता बरवे फैमिली में। ओके, आप कितने भाई थे इधर रहने? 5 भाई थे, उनका नाम बताओ। एक दिनकर, माधव, सदानंद, वसंत और श्रीकांत। तो एक नहीं है अब, हाँ। लास्ट 4 है, 2-3 इंजीनियर है, वो गुजर गए, वो पायलट थे, और मैं बीएससी और खेती करता हूँ ओके। अब भी। मेरी उम्र आज 80 रनिंग 85। आपके पिताजी का नाम क्या है पूरा? पिताजी का नाम दत्तात्रेय नारायण बर्वे, दत्तू काका बर्वे। वो स्वतंत्र सैनिक थे। 18 साल उन्हें 42 के वो फिट इंडिया उन्होंने जो तालुका में लेक्चर दिया था, उन्होंने 18 महीने की सज़ा थी, वो एयरगोड़ा में उन्हें काटी। स्वतंत्र सावर सिंह के बारे में आप क्या बोलेंगे? सावरकर जो है, तो सावरकर के मामा यहाँ रहते थे, और सावरकर की जो माई सावरकर जो पत्नी थी वो मेरे अत्या की लड़की थी। मेरे पिताजी की बड़ी बहन थी, वो चिपळूणकर को दी थी, और चिपळूणकर की लड़की जो थी वो सावरकर की पत्नी। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने गोदावरी में स्विमिंग का ट्रेनिंग इधर ही लिया था, उसके बारे में कुछ बोल सकते हो? गोदावरी के अब वो मामा मनोहर नाम के वो जो 70 फैमिली बोला ना, तो मनोहर नाम के जो यहाँ रहते थे वो सावरकर के बाबा थे, तो बाबा के यहाँ हमेशा ही आते थे। और एक धर्मशाला है गोदावरी के, तो पात्र वो धर्मशाला तक था पहला, और एक बहुत बड़ा डोह था, तो वो दीवार वो जो वो काय भिंती का दीवार ना, दीवार वो ऊपर जाके वो उसमें कूदते थे ऊपर से। तो उन्होंने उनको जो आत्मचरित्र है वहाँ उन्होंने लिखा है कि कोठरियों को मैं जो दीवार चढ़ने की प्रैक्टिस करता था वो मेरे फ्रांस किनारा चढ़ने की काम आई। ऐसा आत्मचरित्र में सावरकर जी ने उल्लेख किया है। और सावरकर कितने प्रभावी व्यक्तित्व थे कि तब कोठरे जो गांव है वो बहुत से लोग अभिनव भारत के सभासद थे, और सब गांव ऐसा समझो कि वो हिंदू महासभा का था। बाद में जब महात्मा गांधी प्रभावी हुए और बाद में हमारे पिताजी वगैरह जो है वो कांग्रेस में गए, और बाकी जो बड़ा वाड़ा है वो आरएसएस में रह गए। ठीक है, चलो हम काका जी से बात करते थोड़ी बहुत। आ जाओ। हमारी कुछ बात हमको कुछ पता नहीं इसमें। नहीं, मैं तो आपको क्वेश्चन करूंगा, आप बताओ थोड़ा बहुत। इसके बारे में कुछ पता नहीं। नहीं, आपके बारे में बताओ। हाँ, फिर हमारे बारे में पता है। हाँ, आपने बचपन में मलखम किया था? किया था जरूर, मलखाम में प्राइज भी मिला है। ओके, आपको किसने सिखाया मलखम? मलखाम हमारे पिताजी सिखा। हमारे पिताजी उनको बहुत आता था, उन्होंने मलखाम सिखा, यही रखा था साथ में इधर। बचपन में कुछ यादें बताओ आपकी मलखम के बारे में। मलखाम के क्या हर एक तहसील में एक यूज्ड टू बी क्या बोलते फॉर द कंपटीशन रहती थी, क्रीड़ा महोत्सव। हाँ, फॉर स्पेशली फॉर पीपल चिल्ड्रन लिविंग इन दैट एरिया। तो हम मलखाम के में गए थे, तो मलखाम के हमारे जो क्या बोलते हैं उसके रेफरी थे, वो हमको साइड को रख के रेफरी मलखाम के ऊपर कूदना शुरू किए। फिर रेफरी बोले कि हमको आता है क्या? आप में बोले आता है। आप हमारे लिए आए हैं चेक करने को, आप ही कुछ दे दे, हम कुछ टेस्ट किया ही नहीं। तो वैसे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ तुमको मलखाम अच्छा आता है। अभी हम लोग जो स्थान देख रहे हैं
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बाळंबा दादा देवधर जी का जन्म इसी स्थान पे हुआ था जहाँ पे आज डॉक्टर महाजन जी का दवाखाना स्थित है। यही वो घर है जो बाळंबा दादा देवधर जी का घर था। उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके 2 भाई वो यहाँ पे रहते थे और लगभग 16 साल की आयु तक, 16 साल की उम्र तक बाळंबा दादा देवधर ने अपना पूरा जो बचपन का काल है, समय है, वो इस कोठुरे गांव में इसी स्थान में बिताया है। तो हम लोग सब अभी देख रहे हैं वो बाळंबा दादा देवधर जी का जन्म स्थान और उनका घर। बाळंबा दादा जी का जन्म स्थान हमने देख लिया। इस जन्म स्थान पर आज डॉक्टर महाजन जी का दवाखाना यहाँ पे स्थित है। तो चलिए शुभम डॉक्टर महाजन जी के साथ कुछ वार्तालाप करने वाले हैं। आइए सुने डॉक्टर महाजन जी को। नमस्ते। अब हम बाळंबा दादा के निवास स्थान पे, यहाँ पे अभी डॉक्टर महाजन जी रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर महाजन जी, आप यहाँ पे, नमस्ते, आप यहाँ पे कितने दिनों से, कितने साल से रहते हैं? मैं 30 साल से रहता हूँ इधर। अच्छा, यहाँ पे आपके पहले कौन रहता था? बाळंबा दादा देवधर रहते थे। अच्छा, मतलब बाळंबा दादा देवधर और आप जो अंदर का जो गैप है उसमें कौन रहता था, आपको क्या मालूम है क्या? उसमें चांदोरे नाम के आदमी रहते थे। चांदोरे करके क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर महाजन जी जिनका दवाखाना आज उस जगह पे है जहाँ पे बाळंबा दादा जी का जन्म हुआ था, उनका बचपना गया था, उनके घर के पास से जो पुराने घर है, शायद ये गली के अंदर बाळंबा दादा जी के पैर भी लगे होंगे। उन्होंने भी यहाँ पे कुछ काल व्यतीत किया होगा। यह गली जो अभी तक बदली नहीं है, पिछले 200-250 साल से वही गली है। इसका हम लोग आज ये दर्शन अभी कर रहे हैं। कोठुरे गांव में स्थित ये व्यायामशाला जहाँ पे बाळंबा दादा जी की मूर्ति हमको दिख रही है, साथ में बजरंगबली, मारुति राय, इनकी भी दर्शन हमको हो रहे हैं। ये पुराना अखाड़ा था, लेकिन आज ये थोड़ी सी आधुनिक व्यायामशाला हो गई है। व्यायामशाला के रूप में परिवर्तन इस अखाड़े का हुआ है। ये कोठुरे गांव के एक व्यायामशाला जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं। अभी हमें कोठुरे गांव के सरपंच आशीष भाऊ मोकल के साथ शुभम वार्तालाप करेगा और साथ ही जो कोठुरे गांव के मलखम प्रशिक्षक है मनोज भाऊ, इसके साथ भी शुभम का वार्तालाप हम लोग सुनेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम गांव के सरपंच आशीष भाऊ मोगल, इनसे बातचीत करेंगे मलखाम के बारे में। आशीष भाऊ, हमारे गांव में मलखाम की जन्मभूमि कोठुरे है। मलखाम, हर एक जो मलखाम खेलता है इधर, हर एक के मन में मलखाम के लिए एक अलग सी नज़र है। आप मलखाम को किस नज़र से देखते हैं? और कैसे भाई, मलखाम का जो जन्म हुआ है, हमारे गांव के जो बालम भट्ट थे उन्होंने उनको जन्म दिया है। मतलब यहाँ से पूरे वर्ल्ड की जो मलखाम की शुरुआत हो गई वो हमारे गांव से हुई है। ये बात कैसे है, अगर बाहर कंट्री में ये भाग होता तो इसको बहुत तरह से उसको एडवर्टाइज होता, लेकिन इधर इसकी इतनी एडवर्टाइज नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से मलखाम जो है, शारीरिक श्रम करने वाला जो व्यायाम है, उससे हर आदमी की शारीरिक कसरत करने के बाद तबीयत और मेडिकल सब उसकी जगह से क्लीन रहता है। तो मेरे दिमाग में और मेरे मन में ऐसा होता है, जो उसके सार्वजनिक रूप से इसको एक महत्व देना चाहिए, वो देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं मलखाम का हमारे गांव में जन्म होने के लिए बहुत मैं भाग्यवान समझता हूँ खुद को कि इस गांव में इसका जन्म हुआ है। हमारे बाळंबा भट्ट दादाजी का जन्म स्थान है, यहाँ पे दादाजी का स्मारक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जरूर होना चाहिए। कैसे आने वाले जनरेशन के इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मलखाम खेल अभी पूरे वर्ल्ड में खेल रहा है, मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका कहाँ से जन्म हुआ है, वो कुछ अगले आने वाली पीढ़ी को उसकी इन्फॉर्मेशन होने के लिए इसका जरूर एक हमारे गांव में स्मारक होना चाहिए। ओके, आपके बचपन में मलखाम की क्या सिचुएशन थी गांव में? हमारे बचपन में मतलब गांव में नागपंचमी का त्यौहार रहता है, तो मेरे को अभी तक याद रहता है कि उस त्यौहार के दिन
हमारे गांव के सभी मलखाम खेलने वाले बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो गांव में इकट्ठा होके गांव में पूरा राउंड लगा के मलखाम के शारीरिक कसरत के जो व्यायाम प्रकार है वो लोगों को दिखाते थे। तब से मेरे में एक ऊर्जा जागृत हुई थी कि मेरे को भी ये मलखाम आना चाहिए। तो इतना मैं इसमें खेला नहीं हूँ, लेकिन मेरे को उसी टाइम से रुचि है। हमारे गांव में जो मलखम प्रेमी है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो उनको बोलता हूँ, ये मलखाम जो है अपना एक सौभाग्य है कि अपने गांव में इस खेल का जन्म हुआ है। तो हमारे गांव में जो ये कसरती करते जो बच्चे, उन्होंने एक उसको एडवर्टाइज करना चाहिए। मतलब जो अपने को आता है वो दूसरे को आना चाहिए। इस नम्रता से उन्होंने उसका हर जगह जाके उसकी एडवर्टाइज करके बाकी के गांव में होंगे, जिले में होंगे या पूरे देश में उसका प्रसार करके हर एक गांव में किमान एक बच्चे को भी मलखाम आना चाहिए। मैं अपने गांव के वही बच्चों को यही सलाह दूंगा कि इसका प्रसार होना चाहिए। ओके, थैंक यू आशीष भाऊ। धन्यवाद। अब हम स्वतंत्र तालीम व मलखाम संघ कोठरे यहाँ पे है। यहाँ के मलखाम कोच मनोज भाऊ, इनसे बातचीत करेंगे और मलखाम के विषय में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। चलो मनोज भाऊ, आपने मलखाम कब शुरू किया था? मैंने लगभग 2001 से मलखाम खेलना शुरू किया था। शुरू किया था, ओके। आपके बचपन में मलखाम खेलते थे आप? जी हाँ। हाँ, आपके कोच कौन थे? हमारे सीनियर प्लेयर थे यहाँ पर, सुनील डोंगरे करके, राजू कडलक करके और बहुत से लोग थे जिनसे हम सीखा करते थे। देख के उनका सीखा करते थे और वो भी हमें उतना ही सिखाते थे। आप मलखाम के बारे में कुछ बता सकते हो? मलखाम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब बहुत खुशनसीब है कि कोठरे जैसे गांव में हम लोगों ने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ से ही मलखाम की शुरुआत हुई है। हम बचपन से देखते आ रहे, हमारे यहाँ नागपंचमी के त्यौहार को मलखाम की रैली निकलती है। हम बहुत छोटे थे तब हमें याद है, तब हमारे जो सीनियर लोग थे वो बैलगाड़ी पे मलखाम को बांध के उस पे पूरे गांव में सब जो पहलवान होते थे वो पूरे गांव में चक्कर लगाकर मलखाम की उनकी कला दिखाते थे। उनका जो आर्ट है मलखाम का वो सब दिखाते थे। तब से इसलिए हमें बचपन से ही मलखाम में रुचि बढ़ गई कि हम एक ना एक दिन यहाँ पर करेंगे मलखाम। मैं मलखाम प्रेमी के हिस्से से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपको कि दादाजी का जो स्मारक है कोठर में होना चाहिए क्या नहीं? जी ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं। जिन्होंने इतनी बड़ी कला विश्व को दी है, उनका स्मारक तो यहाँ होना ही चाहिए और ये हमारे लिए अभिमान की बात है। ओके, आपने मलखाम किधर किधर जाके किया है कंपटीशन में? मैं कॉलेज थ्रू मैंने बहुत मलखाम खेला है। कॉलेज थ्रू मैंने जोन पे, स्टेट लेवल पे बहुत जगह जाकर मलखाम खेला है। आप कुश्ती भी करते थे? हाँ, कुश्ती भी मैं करता था। और कुश्ती और मलखाम में आपको क्या रिलेटेड क्या लगता है उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि मलखाम ये कुश्ती का बेस है। अगर आप अच्छे मलखाम प्लेयर हो तो आप अच्छे कुश्ती प्लेयर होंगे ही, ज़रूर होंगे। ओके, आप इस तालीम में कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हो? ये जो न्यू तालीम है, इधर अब सब लोग इधर ही प्रैक्टिस करते हैं मलखाम की, तो आप कितने साल से इधर हो? लगभग 10-15 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब अभी पहले प्रैक्टिस करता था, खुद खेलता था सब। अभी छोटे बच्चों को जिनको मेरे से सिखाना होता है, जो मुझे मालूम है, वो मैं आगे उनको सिखाता हूँ। ओके, आपका मलखाम का स्पेशल एलिमेंट कौन सा है कि वो आपको बहुत पसंद है, आप कब भी कर सकते हो वो एलिमेंट? वैसे तो बहुत सारे हैं। वैसे बजरंग झाप करके है जो मैं कभी भी कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू मनोज भाऊ। थैंक यू। और क्या खास बात है मनोज भाऊ कि आप बताना चाहेंगे मलखाम के बारे में? दरअसल मैं तो पहले महेश अटाले सर जी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे पर्सनली तो उनके ही वजह से इतना बड़ा इतिहास मालूम हुआ। पहले हम मलखाम देखते थे, हमारे यहाँ से तो बहुत बचपन से, हमारे दादा लोगों के ज़माने से मलखाम होता है, लेकिन उसके पीछे क्या इतिहास है दरअसल शायद हमारे दादा लोगों को, हमारे सीनियर लोगों को वो मालूम होगा, लेकिन मुझे तब पता हुआ जब महेश अटाले सर कोठरे गांव ढूंढते ढूंढते उनकी टीम के साथ यहाँ आ पहुँचे।
तब हम भी शौक हो गए कि हमारे गांव ने इतनी बड़ी धरोहर संसार को दी है। जब महेश अटाले सर आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह बालम भट्ट दादा यहाँ पर ही थे, उन्होंने किस तरह से मलखाम की शुरुआत की, वो उनका बचपन सब यहाँ पर चला, यहाँ पर गया। उन्होंने हमें एक किताब दी जिसमें मलखाम के बारे में पूरा इतिहास था, और उसके बाद उन्होंने हमें रोप मलखाम वगैरह, जिसे कहते हैं लटकता हुआ मलखाम, ऐसे गिफ्ट में दे दिए। बालम भट्ट दादा की जो मूर्ति दी है वो भी उन्होंने ही हमें उसके बारे में बताया, और वो उन्होंने ही हमें दी है। इसलिए महेश अटाले सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ। देश पांडे सर भी थे उनके साथ, महेश अटाले सर, देश पांडे सर, ये सब लोग आए और उन्होंने सब गांव का इतिहास वगैरह हम मलखाम के बारे में हमें भी पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। उनके आने के बाद मुझे ये सब बातें पता चली कि हम कितने बड़े कार्य का हिस्सा है, और तब से अपने आप पे भी अभिमान महसूस होना शुरू कर दिया। अब जो मलखाम का जो इतिहास है, जो वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, वर्ल्ड में मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मनोज भाऊ? अभी उसके लिए मलखाम खेल को पहले तो नेशनल जो होता है, नेशनल में उसको शामिल करना चाहिए। जब हमारे देश में ही नेशनल लेवल पे मलखाम खेल जाएगा, मतलब जब नेशनल खेला जाता है, इंटरनेशनल में होता है, तब इतिहास भी बोलना चाहिए उधर कि उधर कैसा सिचुएशन है, मलखाम का इतिहास क्या है, उसकी जन्म स्थान क्या है, वो सब बताना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग आज बाहर कंट्री से भी मलखाम की खोज करते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई शूटिंग हुआ है क्या पहले? जी इस तरह पूरा तो नहीं, लेकिन महेश अटाले वो सर आए थे, तभी उनके साथ उनकी टीम थी, पूरी टीम थी, और उनके साथ मेरे ख्याल से ताइवान का कोई खिलाड़ी आया था सीखने के लिए मलखाम। अगर बाहर से लोग आकर यहाँ पर सीख सकते हैं तो हम लोगों को तो सीखना ही चाहिए। अब हम स्वतंत्र वीर सावरकर तालीम व मलखाम संघ कोटरे यहाँ पे है, यहाँ पे अभी मलखाम होता है। अब हम यहाँ के मलखाम कोच मनोज भाऊ और यहाँ के जो मलखाम प्रेमी है उनसे बातचीत करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ पे मलखाम कैसा होता है और किस तरीके से किया जाता है, और मलखाम की प्रैक्टिस कैसे होती है। यहाँ पे कुश्ती का भी, रेसलिंग का भी प्रैक्टिस होता है, वो कैसे होती है और उसकी प्रैक्टिस कौन लेता है। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे यह सावरकर तालीम व मलखाम संघ कोठरे में बालम भट्ट दादाजी का मूर्ति भी है, और बाजू में बजरंगबली उनकी भी मूर्ति है। अब हम कोठूर के मलखाम प्रेमी जो अभी कोठूर में मलखाम करते, अब उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत मलखाम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, कोठूर में मलखाम कैसा चलता है, हम उनसे बात करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलो अब जो मलखाम प्रेमी है, जो सबसे छोटा हमारा श्रेष आयर, उससे बात करेंगे। श्रेष, मलखाम कैसा लगता है करने के लिए? बहुत अच्छा। मलखाम कौन सिखाता है इधर कोठूर में? समदान दादा। मलखाम पे कौन सा एलिमेंट तेरे को अच्छा लगता है? मलखाम पे खड़ा रहना। ओके, थैंक यू सुरेश। अब हम सुमित से बात करेंगे। सुमित तू बाहर गांव से आया हो, तो इधर कोठूर में आके तुम्हें कैसा लगा? मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगा, क्योंकि बालम भट्ट उस्ताद जी मलखाम के गुरु, आद्य गुरु, उनके गांव में आकर मलखाम सीखना ये बहुत गर्व की बात है। ओके, मलखाम करने के लिए इंस्पायर कैसे हुए आप? मैं एक दिन व्यायामशाला में आया था, तो मैंने मेरी सारी टीम को देखा था, उससे मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। ओके, मलखाम कहाँ जाके अपने मलखाम किया है? मैं तो फर्स्ट टाइम मलखाम नासिक में किया था, जिला स्तरीय लेवल पर। वहाँ पे मेरा 4था क्रमांक आया था, वो भी 1 महीने के प्रैक्टिस में। मैं उसका सारा क्रेडिट शुभम दादा को और मेरी सारी टीम को दूंगा। ओके, कोठूर में आके कैसा लगा, मलखाम करके कैसा लगा? मलखाम की जर्नी क्या थी आपकी? मेरी मलखाम की जर्नी 8वीं से स्टार्ट हुई। मैं फर्स्ट टाइम मलखाम में आया, तब मैंने पहले नासिक में शुरू किया, उसके बाद मैं विभाग स्तरीय पर जलगांव पे खेला, उसके बाद मैं डेमो के लिए खेला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, गांव में बालम भट्ट दादाजी का स्मारक होना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्थान है, उनसे ही हम मलखाम सीखते, उनका स्मारक होना ही चाहिए। मलखाम पे कौन सा एलिमेंट करना अच्छा लगता है सुमित? मेरे को चक्रासन करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सुमित।
अब हम ओम से बात करेंगे। ओम, मलखम करने के लिए तुम कैसे इंस्पायर हुए? मैं मेरी पूरी टीम को देखकर इंस्पायर हुआ और मुझे लगने लगा कि हमें भी मलखम करना चाहिए। तब से मैं व्यायामशाला में आते गया और मेरी पूरी टीम को देखकर मैं भी मलखम सीखते गया और करता गया, और ये सब क्रेडिट मेरे टीम को और शुभम दादा को जाता है। ओके, थैंक यू। अब हम कोठूर के मलखम सीनियर प्लेयर शुभम से बात करेंगे। शुभम, मलखम कब स्टार्ट किया है? मैं जब 8वीं में था तब मैंने मलखम स्टार्ट किया है। ओके, मलखम कहाँ जाके खेला है आपने? मैंने औरंगाबाद, ठाणे और चिपळूण में मलखम खेला है। मलखम कौन सिखाता है यहाँ कोठूर में? मुझे मलखम शुभम दादा सिखाते हैं। ओके, आपने जो नागपंचमी रैली निकलती वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो? हाँ, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कोठूर में रहते हो, तो कोठूर में बालमभट्ट दादाजी का स्मारक होना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए। ओके, थैंक यू शुभम। ओके। कोठूर के मलखम सीनियर प्लेयर समाधान शिंदे, इनसे बात करेंगे। समाधान, मलखम कब से स्टार्ट किया? मैं जब 10 साल का था तभी से मैंने मलखम स्टार्ट किया। अच्छा, ओके। मलखम कौन सिखाता है यहाँ पे कोठूर में? आपको मलखम किसने सिखाया? आपको तो पता ही है, शुभम दादा आप ही हो, आप ही ने हमें सिखाया है, आपको तो सब कुछ मालूम है। ओके। समाधान, आप जो नागपंचमी की जो रैली निकलती है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो कोठूर में? 10 साल से हर साल में पार्टिसिपेट करता हूँ। हमारी पूरी टीम नागपंचमी के दिन उस मल्लखाम करने के लिए रहती है। ओके, आप कोठूर, आपका भी कोठूर में जन्म हुआ है, आपको कैसा लगता है? बालमभट्ट दादा का जन्म कोठूर में हुआ है और उन्होंने मल्लखाम को प्रसिद्ध किया है। कैसा लगता है आपको? हमको बहुत प्राउड फील होता है और हमारी पूरी टीम को बहुत प्राउड फील होता है। ओके समाधान, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते, मैं शुभम आयर, मैं कोठूर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म भी कोठूर में हुआ है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मल्लखाम के आद्य गुरुवर्य बालमभट्ट दादाजी देवधर, उनका जन्म स्थान में मैं मल्लखाम करता हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ पे हूँ। नागपंचमी जो हर साल रैली होती है वहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और हम साथ मिलकर, मेरी टीम यहाँ के सब जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है उसको कलेक्ट करने की हमारी टीम कोशिश कर रहे हैं। कोठूरे गांव गोदावरी नदी के बगल में बसा है और ये गोदावरी नदी कैसी है, जो बहुत ही शांत है और दक्षिणाभिमुखी यानी उत्तर से दक्षिण में बहने वाली नदी है, जो बहुत ही एकदम शांत। हम लोग जो देख रहे हैं नदी का पात्र है, अभी फिलहाल पानी थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन बरसात में काफ़ी चौड़ा पात्र ये नदी का हो जाता है। और यही नदी के बाजू में कोठूरे गांव बरवे घराने ने स्थित किया था। पेशवाई ने वहाँ पे उनको बिठाया था आज्ञा देके, और ये काफ़ी शांत और निसर्ग से भरपूर ऐसा नज़रिया हम लोग देख रहे हैं कोठूरे गांव का। हम लोग अभी देख रहे हैं वो बाणेश्वर मंदिर। श्री बालमभट्ट दादा देवधर जी के पिताजी इसी मंदिर के पुजारी थे और पेशवा ने और बरवे घराने ने उनको पुजारी करके नियुक्त किया था। तो इसी परिसर में बालमभट्ट दादा जी भी अपने पिताजी के साथ आए होंगे, क्योंकि हमने देखा 16 साल की उम्र तक वो कोठूरे गांव में ही स्थित थे। तो ये पूरा परिसर जो हम लोग देख रहे हैं अभी, वो बालमभट्ट दादा जी के चरण कमलों से पवित्र हुआ है, पावन हुआ है। ऐसा ये बाणेश्वर मंदिर का परिसर हम लोग देख रहे हैं। इस बाणेश्वर के हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं। बाणेश्वर का ये जो शिवलिंग है, जो प्रमुख शिवलिंग है, वो ज़मीन के नीचे है, अंडरग्राउंड शिवलिंग है। और दूसरा जो शिवलिंग है इसके बराबर ऊपर स्थित है। हम लोग अभी उसके भी दर्शन करने वाले हैं। इसकी जो रचना की गई थी वो इसी हिसाब से की गई थी कि उस वक्त पेशवाई का जो भी पराभव हुआ था, उस वक्त मुगलों के आक्रमण की एक भीति, एक डर पैदा होता था, सबके मन में एक डर होता था कि वो इस शिवलिंग को तोड़े न। तो इसकी रचना ऐसी की गई है कि ऊपर के शिवलिंग को अगर हम लोग जलाभिषेक करेंगे तो वो नीचे का जो मुख्य शिवलिंग है, जो वहाँ पे ही उत्पन्न हुआ है, उसके ऊपर ये जलाभिषेक हो जाता है। इस बाणेश्वर मंदिर के बारे में अपने को अधिक जानकारी अभी शुभम देंगे। यह मंदिर 350 साल पुराना है। गुरुवर्य बालमभट्ट दादाजी देवधर कोठूर में 16 साल तक थे, तब इस मंदिर में आते जाते रहते थे। उनके पिताजी यहाँ के पुजारी थे। यह मंदिर पेशवेकालीन है। गांव का और मंदिर का सब खर्चा पेशवा उठाते थे। गांव का और मंदिर के संरक्षण के लिए मंदिर में 2 प्रकार के शिवलिंग है।
उसकी संरक्षण के लिए उन्होंने एक अलग प्रकार की रचना की गई है। एक गाभारे का शिवलिंग है और एक ऊपर का शिवलिंग है। मुगलों का जब आक्रमण होता था तब ये शिवलिंग की संरक्षण के लिए ऐसा इस प्रकार की रचना की गई है। अब हम ये दोनों शिवलिंग मंदिर के भीतर जाके देखेंगे। पेशवाकालीन में जब मुगलों का आक्रमण होता था तब यहाँ के शिवलिंग की संरक्षण के लिए दो प्रकार के पिंड बनाए गए थे, एक ऊपर का शिवलिंग और एक नीचे का गाभार का शिवलिंग। ये अब हम ऊपर का शिवलिंग देख रहे हैं और इस शिवलिंग के आगे में एक शिलालेख लिखा है। अब वो शिलालेख हम पढ़ेंगे। श्री शके 1639 हेमलाभ संवंत श्रावण शुद्ध प्रभु दे मल्हार दादूजी मोकादम कोठुरे हे देवालया स्थापन केली। इस मंदिर के मुकादम दादूजी मुकादम थे, पेशवेकालीन मुकादम थे। हे गाभारे का शिवलिंग है। इस शिवलिंग की संरक्षण के लिए ये गाभारे में बनाया गया था। ये 350 साल के पहले का शिवलिंग है। मंदिर में एक ऐसी सुविधा की गई है कि हम बाहर रह के भी गाभारे का डायरेक्ट शिवलिंग देख सकते हैं और हम बाहर से अब शिवलिंग देखेंगे। यहाँ पे एक बाबा जी है, अब हम उनसे बात करेंगे। बाबा जी आप इधर कितने साल से हो? हम 10-11 साल से इधर रहते हैं। अच्छा, इधर क्या करते हो फिर? इधर हम पूजा पाठ करते हैं और मंदिर की सब झाड़ू पोछा भी लगाते हैं। अच्छा, इधर का पूजा वगैरह सब आप करते हैं? सब हम सुबह की पूजा कितने बजे होती है इधर? सुबह 5 बजे पूजा होती है। और शाम को? शाम को 7 बजे हम लोग आरती लेते। 2-4 बच्चे लोग आते हैं गांव से। हाँ, और हम आरती लेते हैं। इसका केयर सब आप ही रखते हो इधर? हाँ। ओके, थैंक यू। बानेश्वर मंदिर के पास में ही ये गोदावरी नदी है। यहाँ भी गुरुवर्य बाळंभट्ट दादा आते जाते रहते थे। ये आगे जाके दक्षिण मुखी बनती है। ये नदी दक्षिण मुखी बनती है। जो आगे का जो राइट में टर्न है वहाँ से ये गोदावरी नदी दक्षिण मुखी बनती है। इस कोठुरे गांव का पूरा वीडियो हमने देखा। इस कोठुरे गांव की जानकारी हमें मिली है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देख के, इस जानकारी को लेके हम सब लोग प्रेरित होंगे कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार जिस गांव में बाळंभट्ट दादा जी का जन्म हुआ था उस गांव के हम लोग दर्शन करें, उस बाणेश्वर के पैर छुए, बाणेश्वर मंदिर के दर्शन करें और जहाँ पे बाळंभट्ट दादा जी का जन्म हुआ था उस गांव के अंदर थोड़े से टहले, उस गांव के लोगों के साथ बात करें। मेरी यही आप सभी से प्रार्थना है कि एक बार समय निकालकर आप जरूर कोठुरे गांव जाइए और इस हमारी एक जो हमने कोशिश की है आप तक ये कोठुरे गांव पहुंचाने की, इसकी थोड़ी सी सफलता हमें उसी वक्त मिलेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मलखाम प्रेमी इस कोठुरे गांव में जाएंगे। तो इसी को लेके हम लोग आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद और आप सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं।